खून के रिश्ते जब आस्तीन के सांप बन जाए और 7 फेरों का बंधन गले का फंदा, तब इंसान कहाँ जाए। मैं फर्श पर बिखरे उन कागजों को देख रही थी जिन्होंने मेरे वजूद की धज्जियां उड़ाने वाले शख्स को एक पल में घुटनों पर ला दिया था। जिस पति ने अभी अभी मुझे धक्के मारकर चौखट से बाहर फेंका था, वह अब मेरे पैरों के पास थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। माँ का वो पुराना संदूक जिसे मैं मायके की आखिरी निशानी समझकर रोते हुए लाई थी, आज टूट कर बिखर चुका था। लेकिन उसके भीतर छिपा वो भयानक सच अब बाहर आ चुका था। एक ऐसा सच जिसने न सिर्फ मेरे भाइयों के लालच का पर्दाफाश किया, बल्कि मेरे पति के पैरों तले से जमीन खिसका दी। क्योंकि उस संदूक के गुप्त तहखाने में कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना इस दुनिया के किसी इंसान ने नहीं की होगी। कहते हैं कि बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि माता पिता के इस दुनिया से जाते ही मैं अपने ही घर में एक अजनबी, एक अनचाहा बोझ बन जाऊंगी। मेरा नाम मीरा है। एक छोटे से सुरमय और शांत कस्बे के बेहद सीधे, संस्कारी और मध्यवर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हमारे कस्बे में चारों तरफ हरियाली थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पिताजी सरकारी दफ्तर में एक मामूली क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह बहुत सीमित थी, लेकिन हमारे घर में आत्मसम्मान, ईमानदारी और आपसी प्यार की कभी कोई कमी नहीं रहा। माँ हमेशा कहती थी कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उसे जितना सम्मान दोगे, उसे जितना सहेज कर रखोगे, घर में उतनी ही बरकत और शांति बनी रहेगी। मेरे 2 बड़े भाई थे, राघव और अमित। बचपन के वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूम जाते हैं, जब हम तीनों मिलकर आंगन में खेला करते थे। बचपन में जब कभी मुझे चोट लग जाती थी तो दोनों भाई मुझे पूरे मोहल्ले को सिर पर उठा लेते थे और तब तक शांत नहीं होते थे जब तक मैं हंस नहीं देती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं स्कूल या कॉलेज से थोड़ी देर घर आती थी तो पिताजी अपनी पुरानी साइकिल लेकर चौराहे पर बेचैन होकर खड़े रहते थे और जैसे ही मुझे देखते उनके चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी राहत तैर जाती थी। वह एक ऐसा आशियाना था जहां जिंदगी की कड़ी धूप भी परिवार के प्यार की वजह से हमेशा छांव बनकर ही हमें छूती थी। लेकिन वक्त का पहिया इतनी बेरहमी से घूमेगा और सब कुछ तबाह कर देगा, इसका अंदाजा मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही पिताजी ने मेरी शादी शहर के एक प्रतिष्ठित और बड़े परिवार के लड़के सतीश से तय कर दी। सतीश का अपना बड़ा कारोबार था। उनका घर आलीशान था। पहली नज़र में वो बेहद सुलझे हुए, शांत और संस्कारी इंसान लगे। शादी के शुरुआती कुछ सालों तो जैसे तैसे ठीक ठाक बीते। हालांकि सतीश के स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और पैसों को लेकर एक अलग किस्म की कशिश और लालच था, जिसे मैंने शुरुआत में ये सोचकर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया कि हर इंसान का अपना एक अलग स्वभाव होता है और मुझे एक नए परिवार में ढलने के लिए थोड़ा समझौता तो करना ही होगा। मैं घर के कामकाज में जुटी रहती और सतीश के हर मूड को संभालने की कोशिश करती ताकि हमारे रिश्ते में कोई दरार न आए। फिर अचानक मेरी इस हंसती खेलती दुनिया पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसने मेरी पूरी जिंदगी की नींव को ही हिलाकर रख दिया। एक भयानक और दर्दनाक कार हादसे में मेरे माता पिता दोनों हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस काली रात जब घर के फोन की घंटी बजी तो मुझे लगा कोई आम फोन होगा, लेकिन अस्पताल से आई उस एक मनहूस खबर ने मेरी रूह को भीतर तक कपा दिया। बताया गया कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मैं पागलों की तरह रोती बिलखती और चिल्लाती हुई अपने मायके पहुंची। वहां भाइयों की आंखों में दुख तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उस दुख के पीछे एक अजीब सी जल्दबाजी, फुसफुसाहट और चालाकी भी तैर रही थी, जो उस वक्त मेरी आंसुओं से धुंधली और अंधी हो चुकी आंखों को बिल्कुल दिखाई नहीं दी। मैं तो बस अपनी माँ के आंचल और पिता के साये को
खोने के गम में डूबी हुई थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई ठौर नहीं रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। माँ और पिताजी की 13वीं की रस्में खत्म हुए अभी हफ्ता भी नहीं बीता था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और माँ की यादें हर कोने में सिसक रही थी। उसी सुबह राघव भैया ने मुझे बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में चाय के बहाने आंगन में बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि अमित भैया भी वहां बैठे थे और उनके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। मैंने मासूमियत से सोचा कि शायद माँ बाप की यादों या किसी जरूरी पारिवारिक काम से जुड़ा कुछ मामला होगा जिसे भाई मुझसे साझा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही राघव भैया ने बोलना शुरू किया, मेरे कानों में मानो किसी ने खौलता हुआ पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। उन्होंने बहुत ही ठंडे और निष्ठुर लहजे में कहा कि मीरा, तुम अब इस घर की नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपने घर की हो चुकी हो। पिताजी के ऊपर बाजार का बहुत सारा कर्ज था जिसे चुकाने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम इस पुश्तैनी मकान और इसके पीछे की सारी जमीन को एक बड़े बिल्डर को बेच रहे हैं। तुम्हें इस घर और जमीन से अपना सारा हक छोड़ना होगा। इसीलिए हमने ये कागजात तैयार करवाए हैं। तुम बस इस पर बिना कोई सवाल किए अपने दस्तखत कर दो। भाइयों की ये बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने मुझे जिंदा ही मेरी समाधि पर खड़ा कर दिया हो। मेरा सिर चकराने लगा और पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैंने कांपती और रुआसी आवाज में भाइयों से कहा कि भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? यह पुश्तैनी घर सिर्फ ईंट, गारे और पत्थर का ढांचा नहीं है। इस घर की एक एक दीवार में, इसके कोने कोने में हमारे दिवंगत माँ बाप की सांसें बसी है, उनकी यादें जुड़ी है। आप उनकी चिता की राख ठंडी होने से पहले इस घर को कैसे बेच सकते हैं? और आप मुझे इस घर से अपना हक छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मेरा अपने माता पिता की यादों पर कोई अधिकार नहीं है? मेरे मुंह से इतना सुनना था कि अमित भैया का चेहरा अचानक भयंकर गुस्से से लाल हो गया और उनके भीतर का छुपा हुआ लालच बाहर आ गया। उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा कि हमें ज्यादा कानून और भावनाएं मत सिखाओ मीरा। इस दुनिया में सब कुछ व्यवहारिक होकर सोचना पड़ता है। बेटियों का शादी हो जाने के बाद मायके की किसी भी संपत्ति पर कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हें अच्छी शिक्षा दी और फिर शहर के इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी में लाखों रुपए खर्च किए। क्या वो सब कम था जो अब तुम यहाँ अपना हिस्सा मांगने चली आई हो? अब इस घर और जमीन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा, यानी हम दोनों भाइयों का हक है और तुम्हें वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। मैं स्तब्ध खड़ी थी और तभी कमरे के कोने में बैठे मेरे पति सतीश की तरफ मैंने उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे लगा कि मेरा जीवन साथी, मेरा रक्षक इस मुश्किल और अन्यायपूर्ण घड़ी में मेरे स्वाभिमान के लिए खड़ा होगा और मेरे भाइयों को समझाएगा। लेकिन जब सतीश ने अपनी जुबान खोली तो मेरा बचा कुचा हौसला भी टूटकर बिखर गया। सतीश ने बहुत ही चालाकी भरी मुस्कान के साथ मेरे भाइयों का पक्ष लेते हुए मुझसे कहा कि मीरा, तुम्हारे भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम खामखा भावनाओं में बहकर बात को बढ़ा रही हो। तुम्हें अपने मायके के इन व्यापारिक और पारिवारिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। भाइयों को जो ठीक लगता है उन्हें करने दो, आखिर उन्हें भी तो अपना भविष्य देखना है। सतीश की यह बात सुनकर मुझे एक ऐसा गहरा मानसिक धक्का लगा जिसकी भरपाई जीवन में कभी नहीं हो सकती थी। मुझे समझ आ गया कि मैं चारों तरफ से अपनों के ही बुने हुए लालच के जाल में फंस चुकी हूँ। जब मैंने उस कागज पर दस्तखत करने से साफ और स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि मैं अपने माता पिता की आखिरी निशानी को इस तरह कौड़ियों के भाव बिकने नहीं दूंगी, तो मेरे दोनों भाइयों ने मर्यादा, शराफत और खून के रिश्तों की सारी सीमाएं एक झटके में लांघ दी। राघव भैया का चेहरा विकृत हो गया। उन्होंने झपट कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेरहमी से घसीटते हुए अंदर कमरे की तरफ ले गए।
उन्होंने अलमारी से मेरा सारा सामान निकाला और एक पुराने सूटकेस में ठूसते हुए बेहद नफरत भरी आवाज में कहा कि आज के बाद इस घर की चौखट पर अपना पैर मत रखना। तुमने हमारे फैसले का विरोध करके हमारे लिए अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। तुम आज से हमारे लिए पूरी तरह मर चुकी हो और हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं जमीन पर गिर पड़ी, रोती रही, बिलखती रही, अपने सगे भाइयों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही कि मुझे इस तरह धक्के मारकर घर से मत निकालो। मैं तुम्हारी वही छोटी बहन हूँ जिसे तुम कभी अपनी जान कहते थे। माँ बाप के जाने के बाद कम से कम इस घर की यादों से मुझे मत अलग करो। लेकिन लालच और पैसों की हवस ने उनके भीतर के भाई को हमेशा के लिए मार डाला था। वे पत्थर दिल बन चुके थे और मेरी सिसकियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। रोते रोते जब मेरी सांसें उखड़ने लगी तो अचानक मेरी धुंधली नजर कमरे के एक कोने में धूल से अट पड़ी माँ की एक बेहद पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। वह संदूक बहुत पुरानी थी। उस पर पीतल के जंग लगे कोने और लोहे की पट्टियां जकड़ी हुई थी। वह संदूक माँ को उनकी शादी के वक्त उनके नाना जी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ दी थी। माँ हमेशा उस संदूक को अपने सीने से लगाकर रखती थी और जब भी वह उदास होती उसके पास बैठ जाती थी। वह अक्सर हमसे कहती थी कि यह संदूक मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत है, इसमें मेरी रूह बसती है। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस संदूक की तरफ इशारा किया और अमित भैया से रोते हुए कहा कि भैया, मुझे इस घर से, इस जमीन जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। तुम बस सब रख लो, मुझे फूटी कौड़ी मत दो। बस मुझे माँ की यह आखिरी निशानी, यह पुरानी संदूक अपने साथ ले जाने दो ताकि मुझे लगे कि माँ मेरे साथ है। अमित भैया ने बेहद हिकारत और घृणा से उस धूल धूसरी संदूक की तरफ देखा और पैर से उसे थोड़ा खिसकाते हुए की कहा, ले जा इस कबाड़ को यहाँ से। वैसे भी यह सड़ चुकी लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं है और इसे कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। अपनी माँ का यह अपमान देखकर मेरा दिल चिर गया, लेकिन मैंने हिम्मत की और उस भारी वजनी संदूक को अकेले ही अपने कमजोर हाथों से घसीटना शुरू किया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, गला रूंधा हुआ था और रूह कराह रही थी। मैं किसी तरह उस संदूक को घसीटते हुए बाहर खड़ी सतीश की गाड़ी तक ले आई। सतीश चुपचाप गाड़ी के पास खड़े सिगरेट पी रहे थे और उनके चेहरे पर मेरी इस दुर्दशा को देखकर जरा भी शिकन या हमदर्दी नहीं थी। मैं गाड़ी के पिछली सीट पर उस संदूक के साथ बैठ गई और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी मैंने खिड़की से अपने उस पुश्तैनी घर को आखिरी बार देखा जहां मेरा बचपन बीता था, जहां मेरे माँ बाप की हंसी गूंजती थी। वह घर अब हमें मुझसे हमेशा के लिए छूट रहा था। पूरे रास्ते सतीश ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी के भीतर का सन्नाटा इतना खौफनाक था कि मुझे अपने ही सांसों की आवाजें से डर लग रहा था। सतीश का चेहरा बहुत सख्त और पथरीला बना हुआ था और उनकी इस गहरी खामोशी में एक अजीब सी नफरत, खीस और चालाकी की बू आ रही थी जो मुझे अंदर ही अंदर एक अनजाने डर से भर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मायके से बेदखल होने की यह त्रासदी सिर्फ एक शुरुआत है और मेरे जीवन का सबसे स्याह और भयानक अध्याय अब शुरू होने वाला है, जिसकी भयावहता से मैं पूरी तरह अनजान थी। ससुराल की चौखट पर जब मैंने पहला कदम रखा था तब मुझे लगा था कि शायद यह वह जगह है जहां मेरे आंसुओं को पोंछा जाएगा, जहां मुझे अपने माता पिता को खोने के गम में उबरने के लिए थोड़ा सा सहारा और हमदर्दी मिलेगी। लेकिन नियति ने मेरे भाग्य के पन्नों पर कुछ और ही खौफनाक लिख रखा था, जिसका एहसास मुझे वहां कदम रखते ही हो गया। ससुराल के मुख्य दरवाजे पर मेरी सास कौशल्या देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक बहू के स्वागत की कोई खुशी या मेरे माता पिता के असमय अवसान को लेकर कोई हमदर्दी या शोक का भाव दूर दूर तक नहीं था। उनकी नजरें सबसे पहले उस पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी जिसे मैं बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए लाई थी। उन्होंने तुरंत अपनी नाक सिकोड़ी, चेहरे पर घृणा के भाव लाए और बेहद तीखे लहजे में ताना मारते हुए कहा कि अरे मीरा, मायके से यह
सड़ती हुई पुरानी लकड़ी का कबाड़ उठाकर क्यों ले आई? क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें विदा करते वक्त यही कबाड़ थमाया है? कोई धन दौलत, सोने चांदी के गहने या जमीन के कागजात तो तुम्हारे दोनों चालाक भाई खुद डकार गए और तुम्हें बेवकूफ बनाकर यह कूड़ा कचरा हाथ में थमा दिया, जिसे तुम यहाँ हमारे आलीशान घर में सजाने के लिए ले आई हो। अपनी सास के इस कड़वे और दिल को छन्नी कर देने वाले तंज को मैंने बिना कुछ कहे सिर झुकाकर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उस वक्त मेरे भीतर बहस करने की न तो कोई ताकत बची थी और न ही कोई इच्छा। मैंने किसी तरह उस भारी संदूक को घसीटकर अपने कमरे के एक सुनसान और अंधेरे कोने में रख दिया और खुद फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। उस पहली रात जब मैं कमरे में अकेले बैठी अपने माता पिता की याद में सिसक रही थी, तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सतीश अंदर आए। उनके चेहरे पर वो पुराना प्यार, वो अपनापन और वो परवाह पूरी तरह गायब थी जो हमारे शादी के शुरुआती दिनों में अक्सर हुआ करती थी। उन्होंने कमरे में आते ही अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाई और बिना कुछ भूमिका बनाए सीधे और बेहद निष्ठुर शब्दों में मुझसे कहा कि मीरा, मैं तुमसे आज एक साफ बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए नहीं की थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो या घरेलू हो। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि तुम्हारे पिता की इस शहर और समाज में बहुत अच्छी साख थी। वे सरकारी सेवा में थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनके जाने के बाद उनकी करोड़ों की पुश्तैनी जमीन और जायदाद में से तुम्हें एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल मैं अपने डूबते हुए बिजनेस के विस्तार के लिए कर सकूंगा। लेकिन तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हें बहुत ही चालाकी से भीख मांगकर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि बिना किसी विरोध के, बिना अपना हक मांगे चुपचाप रोती हुई चली आई। सतीश की ये बातें सुनकर मेरी पूरी तरह रूह कांप उठी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें जैसे कुछ पल के लिए थम सी गई। मुझे पहली बार यह कड़वा और भयानक सच सामने आया कि जिस इंसान को मैं अपना सर्वस्व मानती थी, जिसे मैंने अपना जीवन साथी और रक्षक समझा था, वह मुझसे या मेरी आत्मा से नहीं बल्कि मेरे दिवंगत पिता की संपत्ति और पैसों से प्यार करता था। मैंने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर सतीश के कहा कि सतीश, क्या इस दुनिया में इंसानी रिश्तों और जज्बातों की कीमत सिर्फ पैसा और जायदाद ही है? क्या इस घर में या तुम्हारी जिंदगी में मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है? क्या एक अनाथ लड़की को इस मुश्किल वक्त में प्यार और सांत्वना की जरूरत नहीं होती? मेरी यह भावुक बात सुनते ही सतीश ने एक जोर की ठंडी और क्रूर हंसी हंसते हुए कहा कि मीरा, इस कलयुग की व्यवहारिक दुनिया में बिना पैसे और बिना जायदाद के किसी भी इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं होती। तुम आज की तारीख में एक बिना काम की बेसहारा औरत, जिसका मायका भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो हमारे ऊपर एक बोझ की तरह आ गिरी है। उस खौफनाक रात के बाद से मेरा जीवन एक जीते जी नरक में तब्दील हो गया। सतीश और उनकी माँ ने मुझे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से हर दिन प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सुबह के सूरज की पहली किरण से लेकर रात के घने अंधेरे तक साथ और सतीश मिलकर मुझे बात बात पर ताने देते, नीचा दिखाते, हर छोटी बात पर चिल्लाते और घर के नौकरों से भी बदतर सलूक करते थे। घर का सारा भारी काम मुझसे कराया जाता, लेकिन जब खाने का वक्त आता तो मुझे ठीक से सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैंने बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट अपने आंसुओं से भीगे तकिए के साथ माँ के उस पुराने संदूक के सिरहाने बैठकर चुपचाप सिसकते हुए गुजारी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो मैं उस संदूक की ठंडी लकड़ी पर अपना हाथ फेरती और मुझे ऐसा महसूस होता मानो मेरी दिवंगत माँ स्वर्ग से आकर मेरे सिर पर अपना ममतामयी हाथ रखकर कह रही हो कि हिम्मत मत हारना मेरी बेटी, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन वह वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि अत्याचार की कड़ियां हर बीतते दिन के साथ और मजबूत तथा
क्रूर होती जा रही थी। महीने बीतते गए लेकिन सतीश और सास का रवैया बदलने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक और हिंसक हो गया। सतीश अब अक्सर देर रात को शराब के नशे में धुत होकर घर आने लगे थे और आते ही अपनी व्यावसायिक असफलताओं का पूरा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। वे बिना किसी वजह के मेरे साथ मारपीट करते, मेरे बाल पकड़कर मुझे कमरे में घसीटते। जब मैं अत्यधिक दर्द और पीड़ा में रोते हुए उनसे कहती कि सतीश, आप मुझ पर जो जुल्म करते रहे, मैं उसकी पुलिस में शिकायत कर दूंगी, मुझे कानून से न्याय मिलेगा, तो वो बहुत ही अट्ठास करते हुए हंसते और कहते कि मीरा, कानून सबूत मांगता है, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? और वैसे भी इस दुनिया में अब तुम्हारा साथ देने वाला, तुम्हारी पैरवी करने वाला है ही कौन? तुम्हारे सगे भाइयों ने तो तुम्हें खुद लात मारकर घर से बेदखल कर दिया। वे खुद तुम्हारे लिए खड़े होने या कोर्ट कचहरी के चक्कर कटने नहीं आएंगे। तुम पूरी तरह अनाथ हो जाओगी और इस समाज में अनाथों की चीख और आवाज को कोई नहीं सुनता, सब दबा देते हैं। उनकी यह बात मेरे दिल को गहरे खंजर की तरह चीर देती थी, क्योंकि यह एक कड़वा सच था कि इस मतलबी दुनिया में अब मेरा कोई नहीं बचा था। मेरे अपने सगे भाइयों ने, जिन्होंने कभी मेरी सुरक्षा की कस्में खाई थी, उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था। एक बार जब सतीश का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे लगा कि मैं अपनी जान दे दूंगी, तो मैंने छिपकर राघव भैया के नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की। जैसे ही फ़ोन उठा और मैंने रोते हुए कांपती आवाज़ में कहा कि भैया, सतीश मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बचा लो, तो राघव भैया ने ज़रा सी भी दया दिखाए बिना बेहद रूखे स्वर में कहा कि मीरा, हमने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इस चौखट से जाने के बाद हमसे कोई वास्ता मत रखना। हमारे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का समय नहीं है, और अगर दोबारा इस नंबर पर फ़ोन किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा एहसास हुआ कि खून के रिश्ते कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पानी हो जाते हैं जब सामने पैसों का लालच आ जाए। ससुराल के उस घुटन भरे माहौल में मेरा हर दिन एक अग्नि परीक्षा की तरह गुजर रहा था। सतीश का बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा था। उनके ऊपर कर्जदारों का दबाव बढ़ रहा था और वे इस पूरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे ठहराते थे। वे बार बार मेरे सामने आकर चिल्लाते कि अगर तुम्हारे कंजूस और चालाक पिता की उस करोड़ों की संपत्ति का हिस्सा मुझे समय पर मिल जाता, तो आज मेरी यह माली हालत न होती और मैं शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति होता। तुम एक मनहूस औरत हो। जब से तुम्हारे अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और नुकसान ही आया है। सास कौशल्या देवी भी इस आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वे पूरे मोहल्ले की औरतों को घर बुलाकर या उनके घर जाकर मेरी झूठी बुराइयां करती कि हमारी बहू मायके से फूटी कौड़ी या सोने का एक तिनका भी लेकर नहीं आई, बस एक सड़ा हुआ पुराना लकड़ी का संदूक उठाकर ले आई है। पता नहीं उस मनहूस संदूक में कौन सा काला जादू या टोना टोटका करके लाई है कि जब से आया है हमारे बेटे का पूरा कारोबार ठप हो गया है। मैं रसोई के एक कोने में खड़ी होकर उनकी ये जहरीली बातें सुनती, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती और ऊपर वाले भगवान से हाथ जोड़कर पूछती कि हे ईश्वर, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो हमेशा एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी के रूप में सबका भला चाहा, सबकी सेवा की, फिर मुझे इस जीवन में इतनी बड़ी और दर्दनाक सजा क्यों मिल रही है? लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि सतीश के इस अचानक बढ़े हुए गुस्से, इस छटपटाहट और मेरे भाइयों की उस मायके वाली जल्दबाजी के पीछे एक बहुत ही गहरा, खौफनाक और रहस्यमयी राज छुपा हुआ था, जो धीरे धीरे सतह पर आने वाला था और जिसके खुलने के बाद इस पूरे खेल के मुहरे पूरी तरह से पलटने वाले थे। मुझे क्या पता था कि जिस संदूक को सब कबाड़ समझ रहे थे, वही मेरी किस्मत का सबसे बड़ा ताला खोलने वाली चाबी बनने वाली थी। कि एक दिन सतीश ने एक बहुत ही पुराने, खास और गहरे दोस्त का
हमारे घर पर अचानक आना हुआ, जो पैसे से शहर का एक बेहद नामचीन और सुलझा हुआ वकील था। उसका नाम विकास था। विकास स्वभाव से बहुत ही शांत, गंभीर और विवेकशील और एक ईमानदार इंसान प्रतीत होता था। उसने जब हमारे घर का तनावपूर्ण माहौल देखा और अपनी पैनी नजरों से सतीश का मेरे प्रति वो क्रूर, अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार देखा, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बुरा लगा। उसने उस शाम सतीश के साथ बैठकर ड्रिंक करने के बहाने उसे अकेले में ले जाकर समझाने और नसीहत देने की गंभीर कोशिश की। मैं उस वक्त रसोई में उनके लिए गरम गरम नाश्ता और चाय तैयार कर रही थी और रसोई की पतली दीवार के पीछे से उनकी बातें मेरे कानों में साफ साफ आ रही थी। विकास ने सतीश के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही गंभीर और धीमे स्वर में कहा कि सतीश, तुम आज कल मीरा के साथ क्यों कुछ भी कर रहे हो, वह कानून और इंसानियत के नाते सरासर गलत है। वह एक बहुत ही भले, शरीफ और संस्कारी घर की लड़की है। उसके माता पिता का अभी हाल ही में देहांत हुआ है। वह गहरे सदमे में है और ऐसे समय में तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए, न कि उस पर इस तरह मानसिक शारीरिक जुल्म ढाना चाहिए। सतीश ने शराब का गिलास टेबल पर जोर से पटकते हुए बेहद गुस्से और खीस में जवाब दिया कि विकास, तुम बाहरी इंसान हो, तुम मेरे घर के आंतरिक मामलों और मेरी माली हालत को नहीं जानते। इसके उन दोनों चालाक भाइयों ने इतनी सफाई और चालाकी से पूरी की पूरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी और आलीशान मकान अपने नाम करवा लिया है और इस रास्ते का भिखारी बनाकर हमारे इस घर में हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसके पिता के पास शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर एक बहुत बड़ी और बेशकीमती पुश्तैनी जमीन थी, जिसकी आज के बाजार भाव के हिसाब से कीमत कई करोड़ों रुपए में है। आज मीरा को उस संपत्ति में से भी उसका जायद हक मिल जाता तो मैं आज उस पैसे का निवेश करके इस पूरे शहर का सबसे बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता और मेरे सारे कर चुटकियों में उतर जाते। लेकिन इसकी बेवकूफ़ी की वजह से आज मेरा पूरा बिजनेस डूब रहा है। विकास ने कुछ देर बहुत ही गहराई से कुछ सोचने और अपनी कानूनी समझ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लेकिन सतीश, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। बिना मीरा के दस्तखत के, बिना उसकी रजामंदी के या बिना किसी ठोस रिजल्ट वसीयत के उसके दोनों भाई अकेले इतनी बड़ी और करोड़ों की जमीन को किस तरह बिल्डर को बेच सकते हैं। कानूनन मीरा का भी उस पुश्तैनी संपत्ति पर अपने भाइयों के बराबर का ही हक है और वो कोर्ट में जाकर उसे चुनौती दे सकती है। सतीश ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा कि इसके भाइयों ने मुझे और मीरा को एक वसीयतनामा दिखाया था, जिसके मुताबिक उनके पिता ने अपनी मौत से पहले सब कुछ अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था और बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। मीरा इतनी डरी हुई और गमजदा थी कि उसने उस वसीयत को ठीक से आंख उठाकर देखा भी नहीं, कि उसकी कानूनी प्रामाणिकता की जांच भी नहीं थी और रोते बुलकती हुई वहां से चली गई। विकास ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बहुत ही सेहतसाज लहजे में कहा कि सतीश, मुझे इस पूरे मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ और साजिश की बू आ रही है। मैं तुम्हारे दिवंगत ससुर जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वे बेहद ईमानदार, नियम कानून को मानने वाले और वे एक बेहद दूरदर्शी इंसान थे। वे अपनी इकलौती और लाडली बेटी को इस तरह दुनिया के रहमोकस पर बेसहारा और खाली हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे पक्का यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। तुम्हें एक बार कानूनी तौर पर उस वसीयत की बारीकी से जांच करवानी चाहिए। विकास की यह बात मेरे दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंध गई और मेरे दिल के किसी कोने में बैठ गई। क्या सच में मेरे पूजनीय पिताजी ने एक ऐसी कोई अन्यायपूर्ण वसीयत बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया था? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पिताजी अक्सर रात को सोने से पहले मेरे सिर पर हाथ फेरते और बहुत ही प्यार से कहते थे कि मीरा बेटी, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए ऐसा पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा सिर उठाकर जियोगी। फिर अचानक ऐसा हुआ
कि उन्होंने मरने से पहले सब कुछ चुपचाप भाइयों के नाम ट्रांसफर कर दिया। क्या मेरे सगे भाइयों ने पैसों के लालच में कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई जालसाजी की थी? मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे मन के भीतर सस्पेंस का जो दाना पानी था वह अब और ज्यादा गहरा और पेचीदा होता जा रहा था। उस रात मैंने अपने जीवन में पहली बार सतीश से इस संवेदनशील विषय पर खुलकर बात करने की हिम्मत और साहस जुटाया। जब सतीश देर रात सोने के लिए कमरे के अंदर आए तो मैंने बहुत ही संकोच और कांपती हुई आवाज में उनसे कहा कि सतीश, मुझे लगता है कि राघव भैया और अमित भैया ने मिलकर पिताजी के दाली दस्तखत करके कोई नकली वसीयत बनवाई थी। पिताजी मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वे मुझे इस तरह दुनिया के सामने खाली हाथ और मजबूर नहीं छोड़ सकते। हमें तुरंत किसी अच्छे वकील के पास जाना चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अपने जायज हक के लिए पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही सतीश का चेहरा अचानक अजीब से खौफनाक और रहस्यमयी भावों से भर गया। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उनके सातिर दिमाग में कोई नया और खतरनाक प्लान और या कोई खिचड़ी पक रही हो। फिर उन्होंने एक ठंडी, डरावनी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि अच्छा, तो तुम्हें इतने दिनों के बाद जब जाकर अकल आई थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अदालत जाने के लिए, वकीलों की फीस भरने के लिए या केस लड़ने के लिए लाखों रुपए लगते हैं और इस वक्त हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हारे पास अपने दावों का साबित करने के लिए कोई का सबूत होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? मैंने रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर की और कहा कि मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। भाइयों ने मुझे घर से निकालते वक्त सिर्फ मेरी माँ का यह पुराना संदूक दिया था और कोई कागज मेरे हाथ में नहीं लगने दिया। सतीश ने अचानक गुस्से में आकर मेरा कंधा बहुत जोर से पकड़ा और मुझे हिलाते हुए चीख कर कहा कि तो फिर अपनी यह बकवास और फालतू की कहानियां बंद करो मीरा। बिना किसी ठोस या लिखित सबूत के इस दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगी और न ही कोई तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद से सतीश का रवैया मेरे प्रति और भी ज्यादा अजीब, संदेहास्पद और रहस्यमय हो गया। वह अब अक्सर घर में रहते हुए भी फोन पर किसी से छिपकर आवाज धीमी करके बात करते थे। जैसे ही मैं कमरे में आती वो तुरंत फोन काट देते थे। मुझे अब धीरे धीरे पूरा शंका होने लगा था कि वो मेरी पीठ पीछे मेरे दोनों भाइयों राघव और अमित के लगातार संपर्क में हैं। एक दोपहर जब सास सो रही थी, मैंने सतीश को अपनी अलमारी के पास खड़े होकर बहुत ही दबी आवाज में किसी से फोन पर सौदेबाजी करते हुए सुना। वह फोन पर कह रहे थे कि हाँ राघव भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मीरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो आज भी यही समझती है कि उसके सीधे साधे पिता ने सब कुछ सच में तुम दोनों भाइयों के नाम ही कर दिया था और वो पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन तुम भी अपने वादा याद रखना। जैसे ही हम उस जमीन की डील बिल्डर के साथ फाइनल होती है और एडवांस पैसा आता है, मेरा तयशुदा हिस्सा मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए, वरना मैं मीरा को मोहरा बनाकर कोर्ट पहुंच जाऊंगी और तुम्हारी पूरी डील खटाई में डाल दूंगी। यह सुनते ही मेरे पैरों से नीचे से जमीन ही हमेशा के लिए खिसक गई और आसमान मेरे सिर पर आ गिरा। मेरा अपना सगा भाई, जिसे मैंने 7 फेरों के साक्षी मानकर अपना सर्वस्व सौंपा था, वह मेरे ही सगे भाइयों के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ इतनी बड़ी और घिनौनी साजिश रच रहा था। वो मुझे इस घर में प्रताड़ित सिर्फ इसीलिए करना चाहता था ताकि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाऊं, अवसाद में चली जाऊं और कभी भी अपने हक या हिस्से की मांग करके की हिम्मत न जुटा सकूं। और बदले में मेरे लालची भाई उसे उस जमीन की कुल कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुपचुप तरीके से देने वाले थे। इंसानी रिश्तों का यह इतना बेभत्स, घिनौना और मतलबी रूप देखकर मेरी आत्मा अंदर से चीख उठी। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे क्रूर भंवर में फंस चुकी हूँ, जहाँ कोई भी मेरा साथ, कोई भी अपना नहीं है। मैं उस खौफनाक रात कमरे के कोने में अंधेरे में रखी माँ की उस पुरानी संदूक के साथ जाकर घुटनों के बल बैठ गई और उससे अपने दोनों
हाथों में कसकर गले लगा लिया। मैंने उस ठंडी बेजान लकड़ी पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोते हुए कहा कि माँ देखो, तुम्हारी लाडली बेटी इस मतलबी दुनिया में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई है। जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? मुझे अपने पास बुला लो माँ। लेकिन उस टूटी लकड़ी के संदूक के भीतर नियति का जो सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा था, जो टर्निंग पॉइंट आने वाला था, उसकी आहट अभी तक मेरे कानों तक नहीं पहुंची थी और मैं सिर्फ अपने आंसुओं के समंदर में डूबती जा रही थी। दिन बीतते गए और मेरे ऊपर होने वाले अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। सतीश और उसके परिवार को अंदर ही अंदर यह पक्का विश्वास होने लगा था कि जमीन की बड़ी डील अब कुछ ही दिनों में फाइनल होने वाली है। अब उसके बाद उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और वे मुझे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के बहाने ढूंढने लगे थे ताकि सतीश किसी और बड़े रईस खानदान के लड़की से दूसरी शादी कर सके और उसे और भी ज़्यादा मोटा दहेज मिल सके। घर के भीतर मेरा दम घुटने लगा था। मुझे हर पल ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा गला घोट रहा हो और मैं एक जिंदा लाश बनकर उस घर में घूम रही थी। फिर वो मनहूस दोपहर आई जब आसमान में सुबह से ही घने स्याह और डरावने काले बादल छाए हुए थे और बाहर बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश के साथ आंधी चल रही थी। सतीश दफ्तर से घर आए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और वे बहुत ही ज्यादा तनाव में थे। उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था और लेनदार उनके घर के बाहर चक्कर काट रहे थे। उन्होंने घर में पैर रखते ही अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मीरा कहाँ मर गई, जल्दी से मेरे लिए एक कप कड़क चाय लेकर आ। मैं डर से थर थर कांपते हुए रसोई की तरफ भागी और किसी तरह कांपते हाथों से चाय बनाकर कप लेकर आई। जैसे ही मैंने चाय का कप उनके सामने रखे टेबल पर रखने की कोशिश की, सतीश ने गुस्से में झुंझलाकर अपना हाथ इतनी जोर से झटका कि उनका हाथ मेरे सीधे कप से टकराया और खौलती हुई गर्म चाय फर्श पर चारों तरफ बिखर गई। सतीश ने आओ देखा न ताओ, वे अपनी जगह से जड़े हुए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ मेरे बाएं गाल पर दे मारा। उस प्रहार का वेग इतना तेज था कि मैं पूरी तरह से चक्कर खाकर पथरीले फर्श पर दूर जा गिरी। मेरा सिर दीवार के कोने से टकराया और मेरे मुंह तथा होठों के किनारे से खून की एक पतली धार बहकर फर्श पर टपकने लगी। सतीश ने मेरी इस हालत पर जरा भी दया दिखाए बिना चिल्लाकर कहा कि तुम एक नंबर की पनौती हो मीरा। जब से तुम इस घर में पत्नी बनकर आई हो, हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बदनामी और आर्थिक नुकसान ही आया है। तुम्हारे उन दोनों भाइयों की जमीन की करोड़ों की जो डील बिल्डर के साथ होने वाली थी, वो भी आज कानूनी पेच में फंसकर अटक गई है क्योंकि किसी ने कोर्ट में जाकर उस पर स्टेट लगा दिया है। यह सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हो रहा है। तभी शोर सुनकर मेरी सास कौशल्या देवी भी कमरे में आ गई और उन्होंने आग में ही घी डालते हुए सतीश से कहा कि निकालो इस डायन को आज ही हमारे घर से बाहर। इसके पैर ही हमारे परिवार के लिए पूरी तरह अशुभ और विनाशकारी साबित हुए हैं। सतीश ने मेरी चीख पुकार को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फर्श पर घसीटते हुए अंदर के कमरे की तरफ ले गए जहाँ कोने में माँ की वो पुरानी संदूक रखी थी। उन्होंने नफरत भरी आवाज में कहा कि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। अपना यह कबाड़ और बचा कुचा सामान समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैंने अत्यधिक दर्द और बेबसी में तड़पते हुए उनके पैर पकड़ लिए, अपने आंसुओं से भीगी आंखें ऊपर उठाई और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सतीश, मुझे माफ कर दो। इस भयानक तूफानी और अंधेरी रात में मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी। बाहर इतनी तेज बारिश और आंधी चल रही है। इस पूरी दुनिया में अब मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। मेरे भाई मुझे पहले ही छोड़ चुके हैं। मुझे इस तरह मत निकालो। मैं घर का सारा काम नौकरों की तरह करूंगी, बिना कोई शिकायत किए एक अंधेरे कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे सहारा दे दो। लेकिन सतीश के दिल पर तो जैसे पत्थर की एक विशाल शिला रखी थी।
उन पर मेरी इस लाचारी का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उनकी नज़र अचानक कमरे के उस कोने में रखी माँ की पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी खीस और बढ़ गई। उन्होंने गुस्से में पागल होकर कहा कि सबसे पहले तुम्हारे इस मनहूस और कबाड़ संदूक को घर से बाहर फेंकना होगा। यह कहकर उन्होंने उस भारी वजनी संदूक को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। संदूक पीतल की पट्टियों और भारी लकड़ी से बने होने के कारण काफी वजनी थी, इसीलिए सतीश उसे पूरी तरह उठा नहीं पाए और उन्होंने झुंझलाकर उसे पूरी ताकत से पक्के फर्श की तरफ एक जोरदार धक्का दे दिया। वो पुरानी संदूक हवा में थोड़ी लहराई और जाकर सीधे कमरे के पक्के नुकीले फर्श के एक कोने से बहुत ही भयावह बेग के साथ टकराई। कमरे में एक बहुत ही जोरदार कान फाड़ देने वाली लकड़ी के टूटने की आवाज गूंज उठी। वह संदूक जो न जाने कितनी पीढ़ियों से बंद थी, जिसके चारों कोने मजबूत लोहे और पीतल की पट्टियों से जकड़े हुए थे, वह सतीश के उस हिंसक और क्रूर झटके के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी पुरानी सूखी लकड़ी के बीच में से चरमराकर पूरी तरह टूट गई। संदूक का ऊपरी ढक्कन टूटकर अलग गिर गया और उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से फटकर बिखर गया। संदूक के इस तरह अचानक टूटते ही उसके भीतर रखी हुई माँ की पुरानी सूती साड़ियाँ, कुछ सूखी हुई गेंदे के फूलों की मालाएं, बचपन के पुराने खिलौने और हमारे परिवार की कुछ बेहद पुरानी तस्वीरें फर्श पर चारों तरफ बिखर गई। सतीश ने बहुत ही हिराकत और घमंड से भरी आवाज में उस बिखरे सामान की तरफ देखा और हंसते हुए कहा कि देखा, इस सड़े हुए कचरे और कबाड़ के लिए तुम दिन रात रोती रहती थी और इसे अपनी अमानत कहती थी। चलो, अब बहुत नाटक हो गया। तुम भी अपना यह कचरा उठाओ और तुरंत इस घर से बाहर निकलो। वो मुझे दोबारा पकड़कर बाहर धक्का देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाले थे, लेकिन तभी मेरी नज़र फर्श पर बिखरे उस मलबे के बीच उस टूटी हुई संदूक के सबसे निचले हिस्से पर पड़ी। मैंने देखा कि संदूक के पेंदे में लकड़ी की एक बहुत ही पतली और दोहरी परत बनाई गई थी, जो बाहर से सामान्य देखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। वह दरअसल एक बेहद चालाकी से बनाया गया गुप्त तहखाना था, जो सतीश के उस जोरदार ढंग से पलटने के कारण और लकड़ी के फटने की वजह से पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया था। उस गुप्त तहखाने के भीतर एक रेशमी लाल कपड़ा लिपटा हुआ था, जो संदूक के टूटने से हट गया था और उसके भीतर से कुछ बेहद चमकीले नए और कानूनी दस्तावेज, जिन पर सरकारी मुहर लगी हुई थी, बाहर निकलकर फर्श पर पूरी तरह बिखर गए थे। उन दस्तावेजों के सबसे ऊपरी हिस्सों पर लाल और सुनहरे रंग की एक बहुत बड़ी सी सील लगी हुई थी और उस पर मेरे स्वर्गीय पिताजी के बहुत ही स्पष्ट और बड़े अक्षर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें पहनाते ही मेरे दिल की धड़कनें एक पल के लिए पूरी तरह थम गई और कमरे में सस्पेंस का एक ऐसा घना कोहरा छा गया, जिसने हम दोनों को अपनी जगह पर पूरी तरह से झड़ कर दिया। सतीश की नज़र भी अचानक फर्श पर बिखरे उन नए चमकीले और कानूनी कागजों पर पड़ी और उनके बढ़ते हुए कदम वहीं के वहीं ठिठक कर रुक गए। फर्श पर बिखरे उन विचित्र और वजनदार दस्तावेजों में सबसे ऊपर एक बहुत ही विशेष वसीयतनामा था और उसके बाद कुछ और बेहद महत्वपूर्ण गोपनीय सरकारी फाइलें और कागजात थे, जो पूरी तरह से कानूनी भाषा में लिखे गए थे। सतीश ने गुस्से, झुंझलाहट और भारी उत्सुकता में आकर उन कागजातों को फर्श से एक झटके में उठा लिया। उनके दिमाग में शायद वही चल रहा था कि यह भी कोई पुराना रद्दी कागज या माँ बाप के समय का कोई पुराना बिल होगा, जिसे मैं संभाल कर रख रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मुख्य दस्तावेज की पहली दो लाइनें पढ़ी, उनके पूरे चेहरे का रंग एक झटके में उड़ गया। आंखों की पुतलियां फैल गई और उनके हाथ थर थर कांपने लगे। उनके माथे पर ठंडी आंधी और बारिश के बावजूद पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उभर गई और उनका गला पूरी तरह से सूख गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वे पागलों की तरह एक एक पन्ने पलटते जा रहे थे और जैसे जैसे वे पन्ने पलटते रहे थे, उनका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ता जा रहा था, मानो उन्होंने साक्षात अपने सामने कोई खतरनाक भूत या अपनी मौत का वारंट देख लिया हो। उनकी माँ कौशल्या देवी ने सतीश की यह अचानक बदलती हुई और डरावनी हालत देखकर बहुत ही घबराए हुए स्वर में पूछा कि अरे सतीश, क्या हुआ तुमको?
तुम इस तरह अचानक क्यों काँप रहे हो और तुम्हारा चेहरा इतना सफ़ेद क्यों पड़ गया है? क्या लिखा है इन रद्दी कागज़ों में जो तुम इस तरह जड़ हो गए हो? लेकिन सतीश के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वे पूरी तरह से अवाक और निशब्द हो चुके थे। वे बस उन कागजातों को टकटकी लगाए देख रहे थे, जैसे उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। मैंने भी अपनी शारीरिक पीड़ा और होठों से बहते खून की परवाह किए बिना फर्श पर बैठे बैठे ही हिम्मत जुटाई और उन बिखरे हुए कागजातों की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। वो कोई साधारण वसीयत या जमीन का टुकड़ा बेचने का आम दस्तावेज नहीं था। वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय और देश के एक बेहद उच्च स्तरीय गोपनीय न्यायिक विभाग द्वारा जारी किए गए विशेष और अत्यंत गोपनीय दस्तावेज थे, जिन पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था। सतीश के मुंह से एक शब्द या आवाज नहीं निकल पा रही थी। उनके पैर कांपने लगे। वे धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटे और अचानक उठने घुटने पूरी तरह से जवाब दे गए और वे भारी आवाज के साथ मेरे सीधे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए, ठीक मेरे सामने। उनके हाथों की पकड़ इतनी ढीली थी हो चुकी थी कि वे सारे कागज उनके हाथ से छूटकर दोबारा फर्श पर बिखर गए। जिस पति ने अभी कुछ सेकंड पहले मुझे लात और धक्के मारकर इस तूफानी रात में घर से बाहर फेंकने की क्रूर धमकी दी थी, तो जो मुझे पूरी तरह से अनाथ, लाचार और असहाय और बेसहारा समझकर पिछले कई महीनों से मुझ पर अमानवीय जुल्म ढहा रहा है, वह अब मेरे पैरों के ठीक पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उनकी आंखों में खौफ, दहशत और आत्मग्लानि और पछतावे का एक ऐसा अजीब मिश्रण था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। उसका सिर नीचे झुक गया था और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी थरथराहट हो रही थी। पूरे कमरे के भीतर एक बहुत ही खौफनाक, गहरा और दम घुटने वाला सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ बाहर खिड़की के पार हो रही मूसलाधार बारिश और बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कमरे में मौजूद हर एक इंसान की सांसें थमी हुई थी और जो कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सतीश ने बहुत ही कांपती, लड़खड़ाती और उबासी आवाज में मेरी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी अक्षम गलती हो गई है। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे इस भयानक हकीकत का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। मैं पूरी तरह से हैरान, स्तब्ध और अचंभित थी कि आखिर इन सरकारी कागजों में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसने एक ही पल में इस क्रूर, अहंकारी, हिंसक और लाचारी इंसान को मेरे पैरों में लाकर घुटनों के बल खड़ा कर दी। मैंने अपनी पूरी आत्मशक्ति और हिम्मत को एक जगह इकट्ठा किया, अपने बहते हुए आंसुओं को रोका और फर्श पर गिरे उन भारी और मुहर बंद कागजों को अपने कांपते हुए हाथों से उठा लिया। मेरी आंखों में अब उन पर लिखे एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी और गहराई से पढ़ रही थी और मेरा दिल सीने के भीतर जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं उन पन्नों पर लिखी पंक्तियों को पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसुओं का एक नया सैलाब बहने लगा। लेकिन इस बार ये आंसू किसी बेबसी, लाचारी या कमजोरी के नहीं थे, बल्कि ये आंसू उस असीम, अटूट, दिव्य प्यार और सुरक्षा के थे जो मेरे दूरदर्शी पिता इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी लाडली के पास के लिए इस पुराने संदूक में पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ गए थे। वह सच इतना बड़ा, इतना चौंकाने वाला और इतना शक्तिशाली था कि उसने मेरे जीवन के सारे पुराने समीकरणों को, सारे दुखों को एक ही झटके में पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मेरे दोनों सगे भाई राघव और अमित, मेरा यह लालची पति सतीश और मेरा यह अत्याचारी ससुराल, सब के सब उस कागज पर लिखे सच के सामने पूरी तरह से बौने, लाचार और अपराधी साबित हो चुके थे और बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। उन कागजों में जो सच छिपा था वो इतना अकल्पनीय था कि उसने मेरे पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसका दी और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फर्श पर बिखरे उन आधिकारिक पन्नों में जो हकीकत दर्ज थी वो यह थी कि मेरे सीधे साधे और मामूली दिखने वाले क्लर्क पिताजी
दरअसल एक साधारण सरकारी कर्मचारी नहीं थे। वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय केंद्रीय जांच एजेंसी के एक विशेष विंग वरिष्ठ खुफिया अधिकारी रह चुके थे, जिन्होंने देश की सुरक्षा और खुफिया मिशनों के लिए जवानी भर अपनी असली पहचान को समाज और हम बच्चों से भी पूरी तरह छिपा कर रखा था। अपनी लंबी और जाबाज नौकरी के दौरान उन्होंने देश के कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय भूमाफियाओं, राजनीतिक भूमि घोटालों और अरबों रुपयों की बेनामी संपत्तियों का पर्दाफाश किया गया था, जो पुश्तैनी जमीन और मकान मेरे दोनों भाई राघव और अमित किसी बिल्डर को बेचने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। वह जमीन दरअसल पिताजी ने अपनी तनख्वाह से कभी खरीदी ही नहीं थी, बल्कि वह भारत सरकार द्वारा उन्हें एक बेहद खतरनाक और देशद्रोही मिशन को अपनी जमीन पर खेलकर अंजाम देने के लिए एक विशेष पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान और आजीवन सुरक्षा कवच के रूप में दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा और दिल को चीर देने वाला ट्विस्ट उस मुख्य न्यायिक वसीयतनामा में छिपा हुआ था। पिताजी एक बेहद दूरदर्शी और इंसानी फितरत को भांपने वाले इंसान थे। वे भली भांति जानते थे कि उनके दोनों बेटे राघव और अमित स्वभाव से बेहद लालची, मतलबी, कपटी और स्वार्थी है। उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद दोनों बेटे मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर मेरी जमीन, मेरे हक और मेरे वजूद को पूरी तरह से हड़पने की कोशिश करेंगे और मुझे रास्ते पर छोड़ देंगे। इसीलिए पिताजी ने अपनी मृत्यु से ठीक 1 महीने पहले देश के गृह मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायिक कस्टडी की विशेष देखरेख में एक ऐसी अकाट्य कानूनी और अचूक वसीयत तैयार करवाई थी, जिसे उन्होंने अपनी जान से प्यारी बेटी की सुरक्षा के लिए उस पुराने संदूक के गुप्त तहखाने में महफूज कर दिया था। उस वसीयत के सख्त और स्पष्ट नियमों के मुताबिक वह करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन, शहर के प्राइम लोकेशन पर बने 3 विशाल बंगले और पिताजी के विशेष सरकारी बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए की पूरी चल अचल संपत्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी मीरा के नाम पर की गई थी। वसीयत में पिताजी ने अपने हाथों से साफ साफ लिखा था कि उनके दोनों बेटे को इस पूरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी या सूखी मिट्टी का एक तिनका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिताजी के जीवित रहते ही उनके साथ पैसों के लिए जालसाजी और धोखाधड़ी करने का कुत्सित प्रयास किया था। इतना ही नहीं, उस मुख्य वसीयतनामा के साथ भारत सरकार के विशेष गृह विभाग द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत कड़ा कानूनी आदेश पत्र भी नथी था। उस पत्र के अनुसार यदि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरे सगे भाई राघव और अमित हो या मेरे अपना कानूनी पति सतीश हो, मुझे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, मुझे घर से बेदखल करने की कोशिश करता है या किसी भी तरह के धोखे या दबाव से मेरी संपत्ति को हथियाने का प्रयास करता है, तो केंद्र सरकार के विशेष फास्ट ट्रैक सेल द्वारा उस व्यक्ति पर बिना किसी देरी के सीधे गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी खुद की सारी निजी संपत्ति हमेशा के लिए कुर्क कर दी जाएगी। सतीश ने जो वसीयतनामा राघव और अमित के पास देखा था, वो पूरी तरह से एक फर्जी और जाली कागज था, जिसे मेरे दोनों शातिर भाइयों ने सतीश के साथ मिलकर कोर्ट के कुछ भ्रष्ट बाबाओं की मदद से तैयार किया था, ताकि मुझे डरा धमका कर रास्ते से हटाया जा सके और वे पूरी प्रॉपर्टी हड़प सके। लेकिन असली और अचूक वसीयत तो माँ के इस टूटे हुए संदूक के गुप्त तहखाने में ईश्वर की मर्जी से पूरी तरह महफूज रखी हुई थी। सतीश को अब अपनी आंखों के सामने यह भयानक सच पूरी तरह से साफ नजर आ रहा था कि जिस मीरा को वह अब तक अनाथ, बेसहारा और लाचार समझकर पिछले कई महीनों से जानवरों की तरह प्रताड़ित कर रहा था, वह दरअसल इस शहर की सबसे बड़ी करोड़पति की मालकिन है। और यदि मैंने उन कागजातों के आधार पर दिल्ली के विशेष सेल में सिर्फ एक बार भी अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा दी, तो सतीश जेल की काल कोठरी में चक्की पीसते हुए गुजारनी पड़ेगी।
उनका आलीशान घर, उनका डूबता हुआ बिजनेस और उनकी बची खुची साख सब कुछ एक ही पल में कुर्क होकर नीलाम हो जाएगी। सतीश बुरी तरह कांपते हुए, रोते बिलखते हुए मेरे पैरों को अपने हाथों से पकड़कर फर्श पर रगड़ने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मीरा, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे तुम्हारे उन दोनों लालची भाइयों ने भड़काया था और लालच दिया था। उन्होंने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पूरी तरह बेदखल कर दिया है और तुम्हारे नाम कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है। मुझे अपनी इस भयानक गलती और क्रूरता का एहसास हो गया है। मीरा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। बस कृपया करके पुलिस या सरकार को यह वसीयत मत दिखाना और मुझे जेल जाने से बचा लो। मैंने बहुत ही शांत और गंभीर होकर अपने चेहरे से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और अपने पैरों से सतीश के कांपते हाथों को बहुत ही सलीके से पीछे हटा दिया। उस वक्त मेरे मन के भीतर सतीश या अपने भाइयों के लिए न तो कोई गुस्सा बचा था, न कोई नफरत थी और न ही प्रतिशोध की कोई भावना थी। मेरे भीतर सिर्फ एक बहुत ही गहरा असीम खालीपन पसर चुका था। मैंने फर्श पर बिखरे उन सभी सरकारी और कानूनी कागजों को बहुत ही सम्मान के साथ दोबारा समेटा और माँ की उस पुरानी धुंधली सी तस्वीर ढूंढ निकाली। मैंने उस तस्वीर पर जमी धूल को अपने साड़ू के आंचल से साफ किया, उसे चूमा और अपने सीने से पूरी ताकत से लगा दिया। मुझे आज इस बात का सबसे गहरा और अटूट एहसास हुआ था कि माँ और पिताजी इस दुनिया के से शारीरिक रूप से जाने के बाद भी अपने लाडली बेटी को कभी अकेला, बेसहारा और मजबूर नहीं छोड़ गए थे। उन्होंने उस लकड़ी के पुराने संदूक के जरिए न सिर्फ मुझे आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया था, बल्कि मुझे समय रहते उन इंसानी भेड़ियों के चंगुल से भी पूरी तरह बचा लिया था, जिन्हें मैं अब तक अपना परिवार और अपना रक्षक मानकर पूजा करती थी। मैंने सतीश की तरफ अपनी नजरें उठाई, जो अभी भी घुटनों के बल बैठकर जीवन की भीख मांग रहा था और बहुत ही गरिमा, स्वाभिमान और दृढ़ता के साथ उठकर खड़ी हो गई। मैंने बहुत ही ठंडी और गंभीर आवाज में कहा कि सतीश, तुमने और मेरे सगे भाइयों ने मिलकर पवित्र रिश्तों का जो घिनौना और मतलबी सौदा किया था, आज कानून और नियति के सामने उसकी पूरी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे यहाँ अपने भाइयों के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराकर अपने पूजनीय माता पिता के सम्मान और उनके नाम को अदालतों और अखबारों के कीचड़ में नहीं घसीटना चाहती, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारे इस जुल्म को भूल जाऊं। मैं इस अपवित्र और नफरत भरे घर में अब एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मुझे कल सुबह ही तुमसे हमेशा के लिए कानूनी तौर पर तलाक चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों ने जो फर्ज और जाली वसीयतनामा बनाकर देश के कानून को धोखा देने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सरकारी विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई जरूर करेगा, क्योंकि वह देश की संपत्ति और एक खुफिया अधिकारी की अमानत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं उस भयंकर तूफानी अंधेरी और बारिश से भीगती रात में अपने हाथ में अपनी माँ की वो पुरानी तस्वीर और दूसरे हाथ में अपने पिता का दिया हुआ स्वाभिमान और असली वसीयतनामा लेकर उस अत्याचारी घर की चौखट को हमेशा के लिए पार करके बाहर निकल आई। जैसे ही मेरे कदम सड़क पर पड़े, बाहर मूसलाधार बारिश पूरी तरीके से थम चुकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और काले बादलों को चीरते हुए आसमान में सुबह की पहली सुनहरी और पवित्र किरण पूरी तरह फूट रही थी। मेरे पास अब रहने के लिए मेरा खुद का अपना एक आलीशान आशियाना था। मेरे पास सम्मान से सिर उठाकर जीने के लिए मेरे पिता का दिया हुआ अटूट स्वाभिमान था और मेरी सुरक्षा के लिए मेरी माँ का दिव्य आशीर्वाद था। जब मैं अब इस दुनिया में अकेली, अनाथ या बेसहारा नहीं थी, मैं पूरी तरह से आज़ाद थी, स्वतंत्र थी। रिश्तों के इस बेहद दर्दनाक, खौफनाक और सस्पेंस भरे सफर ने मुझे अंदर से तोड़ जरूर दिया था, लेकिन मेरी माँ के उस टूटे हुए संदूक के गुप्त तहखाने से निकले इस परम सच ने मुझे एक नई जिंदगी, एक नया आत्मसम्मान और एक बेहद खूबसूरत नया सवेरा
तोहफे में दिया था, जिसे मुझसे अब इस दुनिया की कोई भी ताकत कभी नहीं छीन सकती थी। तो दोस्तों, ये थी मीरा की कहानी। माँ के उस पुराने टूटे संदूक ने न सिर्फ मीरा को बर्बाद होने से बचा लिया, बल्कि लालची और मतलबी रिश्तों का असली चेहरा भी दुनिया के सामने ला दिया। सच ही कहा है किसी ने, माता पिता इस दुनिया में रहे या न रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा औलाद के साथ साया बनकर चलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखों को नम किया हो, तो वीडियो को लाइक और अपने माता पिता के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में पैसों के आगे खून के रिश्ते सच में इतने खोखले हो चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही और रुला देने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।